कैसे एक फ्रूट बेचने वाले शख्स ने शान मिसालों को बिलियन डॉलर्स का ब्रांड बना दिया और किस तरह एक आम से दुकानदार ने टपाल दानेदार टी को इंटरनेशनल प्रोडक्ट बनाकर दुनिया भर में पहुंचा दिया। प्लस कैसे एक हकीम ने रूह अफ़ज़ा बनाकर शरबत की दुनिया को ही बदल दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानी ब्रांड्स की सक्सेस स्टोरीज के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। टपाल दानेदार टी। दोस्तों, टपाल चाय एक ऐसा नाम है जिसे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। ये चाय सिर्फ हमारे मुल्क की ही फेवरेट नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ब्रांड को किस शख्स ने शुरू किया और ये इतनी तरक्की तक पहुंचा कैसे? ये कहानी शुरू होती है 1947 में, जब पाकिस्तान नया नया आजाद हुआ था। इस वक्त कराची में आदम अली टपाल नाम के एक शख्स ने चाय की पत्ती बेचने वाली दुकान खोल ली जिसका नाम टपाल स्टोर था। एक दिन इनके दिमाग में एक आइडिया आया। इन्होंने टी डस्ट और लीफ टी दोनों को मिक्स करके एक नया ब्लेंड तैयार किया। इस टाइम ना तो किसी चाय को कोई फेम हासिल था और ना ही कोई फैंसी पैकिंग हुआ करती थी। आदम अली ने बस पत्ती को ब्राउन पेपर बैग्स में डाला और पास मौजूद एक चाय के होटल में जाकर इंतहाई सस्ते दामों बेच दी। लेकिन जब इस होटल वाले ने इस पत्ती की चाय बनाकर लोगों को पिलाना शुरू की, कराची के लोगों को वो चाय इतनी ज्यादा पसंद आई कि लोगों ने होटल वालों से पूछना शुरू कर दिया कि वो कौन सी पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह आदम अली का बनाया हुआ मिक्सचर फेमस हो गया और टपाल स्टोर पर कस्टमर्स की लाइनें लगना शुरू हो गईं। वैसे तो इन्होंने बगैर ब्रांडिंग के ही काफी नाम कमा लिया था, लेकिन 1975 में आदम अली के बेटे ने इसे बाकायदा ब्रांड बनाने का फैसला किया। इन्होंने सबसे पहले टपाल फैमिली मिक्सचर का लोगो डिजाइन करवाया और इसका पहला सॉफ्ट पैक लॉन्च कर दिया। टपाल चाय तो लोगों को पहले ही पसंद थी, लेकिन इसकी पैकेजिंग ने इसे और ज्यादा फेमस बना दिया। 1979 में टपाल दानेदार चाय की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इन दोनों बाप बेटे ने मिलकर इस छोटी सी दुकान की जगह पर 2 एकड़ की फैक्ट्री बना ली और फिर इनका कारोबार दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता गया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि टपाल दानेदार हर साल 5,000 करोड़ का बिजनेस करती है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक लोकल पत्ती की दुकान वाला शख्स इतनी ज्यादा तरक्की कर जाएगा। आज ये ब्रांड लिप्टन और ब्रॉडबैंड जैसे नामों की लिस्ट में खड़ा है और दुनिया के 30 से ज्यादा ममालिक में ये पत्ती बेची जाती है। शान फूड्स। दोस्तों, शान के मसालों को कौन नहीं जानता। ये एक ऐसा ब्रांड है जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ज्यादा फेमस है और शान फूड के मसाले दुनिया के हर मुल्क में ही अवेलेबल हैं। शान फूड के मसाले, डिजर्ट्स, अचार और रेसिपीज की जितनी सेल पाकिस्तान में होती है, इससे कहीं ज्यादा इनकी डिमांड बाहर के ममालिक में मौजूद है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये वर्ल्ड फेमस ब्रांड शुरू से ही फेमस नहीं था, बल्कि इसे इस मकाम तक पहुंचाने के लिए इसके ऑनर ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी दांव पर लगा दी थी। शान फूड के ऑनर का नाम सिकंदर सुल्तान है और इनका ताल्लुक कराची से है। सिकंदर जब छोटे थे तो इन्हें फोटोग्राफर बनने का बहुत शौक था, लेकिन जब ये बड़े हुए तो इन्होंने इस फील्ड में जाने की बजाय हेवन फूड बास्केट के नाम से एक कारोबार शुरू किया। ये असल में फ्रूट सेलर थे। ये एक बास्केट होती थी जिसके अंदर तरह तरह के फ्रेश और आला क्वालिटी के फ्रूट्स को पैक किया जाता था। सिकंदर ने हेवन फूड बास्केट का कारोबार 1975 में स्टार्ट किया और उस वक्त इस बास्केट की प्राइस 10 रुपए रखी गई। ये फ्रूट बास्केट खास तौर पर अस्पतालों और इयादत के लिए जाने वाले लोगों और खास मौकों पर तोहफे तोहफे देने के लिए बनाई गई थी। वैसे तो ये आइडिया अच्छा था, लेकिन ज्यादा देर चल ना सका और हेवन फूड बास्केट बंद हो गई। लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। इन्होंने अपने बचपन के शौक को हकीकी रंग देने का फैसला किया और फोटोग्राफी ज्वाइन कर ली। कुछ वक्त के बाद सिकंदर एक टॉप के फोटोग्राफर बन गए और इन्हें कई अवार्ड्स भी दिए गए। लेकिन फिर इन्होंने ये प्रोफेशन तर्क कर दिया। सिकंदर की वालदा एक बहुत अच्छी कुक थी। एक बार ऐसा हुआ कि वो कुछ अरसे के लिए लाहौर शिफ्ट हो गई। इनके घर में खाना पकाने वाला कोई नहीं था और सिकंदर के वालिद ने इन्हें कहा कि वो अपनी वालदा की तरह मसाला बनाकर खाने बनाने की कोशिश करें। सिकंदर ने तमाम स्पाइसेस इकट्ठे किए और मसाला तैयार कर लिया। फिर जब इस मसाले को खाने में डाला तो इसमें सेम इनकी वालदा के हाथों का टेस्ट आ गया।
एक और मजे की बात ये थी कि उससे खाना बहुत ही क्विक बन गया। यहाँ से सिकंदर के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना वो इस जायके को हर घर में इंट्रोड्यूस करवा दें। बस वहीं से इन्होंने शान फूड्स के नाम से अपने कारोबार का आगाज कर दिया। शुरू में सिकंदर ने सिर्फ 3 रेसिपीज बनाकर बेचना स्टार्ट की, लेकिन इसका रिस्पॉन्स इतना जबरदस्त आया कि मार्केट में हर तरफ शान मिसालों की धूम मच गई और इनकी इतनी ज्यादा डिमांड थी कि सिकंदर के लिए इन्वेंट्री को पूरा करना भी मुश्किल हो गया था। इस मौके पर सिकंदर के लिए जो चीज सबसे जरूरी थी वो थे पैसे, जो कि इनके पास ना होने के बराबर थे। सिकंदर को हर हाल में अपने प्रोडक्ट बनाने थे, सो इन्होंने अपनी गाड़ी बेचने का फैसला कर लिया। इस तरह करते करते सिकंदर ने अपनी तमाम कीमती अशिया, यहाँ तक कि अपनी फोटोग्राफी अवार्ड्स तक बेच दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक वक्त ऐसा आया जब इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए घर तक सेल कर दिया था। सिकंदर का कहना था कि इन्होंने सिर्फ जूते नहीं बेचे, बाकी सब कुछ बेच दिया था ताकि ये ब्रांड बना सकें। लेकिन इनकी ये कुर्बानी जाया नहीं हुई। सिकंदर ने जैसे ही फैक्ट्री बनाई तो इकट्ठे 12 स्पाइसेस लॉन्च किए और इनका रिस्पॉन्स इनकी तवक्का से भी ज्यादा अच्छा आया। यहाँ से सिकंदर और शान फूड्स की कामयाबी का वो सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। शान के प्रोडक्ट्स इस वक्त 70 से ज्यादा ममालिक में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे कि शान मसाले हर साल 28,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। रूह अफ़ज़ा, दोस्तों अगर रूह अफ़ज़ा की बात की जाए तो ये शरबत हर घर में ही इस्तेमाल होता है। कभी इसे नींबू पानी बनाने के लिए यूज किया जाता है तो कभी दूध में डालकर पिया जाता है। खास तौर पर गर्मियों के लिए तो रूह अफ़ज़ा एक खास तोहफा माना जाता है। वेल ये बात तो हम सब जानते हैं कि रूह अफ़ज़ा एक इंटरनेशनल ब्रांड है, लेकिन इस ब्रांड की सक्सेस स्टोरी आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे। ये उस दौर की बात है जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था और बरसगीर पाको हिंद पर अंग्रेजों का कब्जा था। सन 1906 में दिल्ली के अंदर एक हकीम रहते थे जिनका नाम हकीम हाफिज अब्दुल मजीद था। हकीम साहब यूनानी अद्वियात के माहिर थे। इन्होंने एक दवाखाना खोल रखा था जिसका नाम हमदर्द था। वहां ये खुद से दवाइयां बनाते और मरीजों का इलाज करते थे। एक बार गर्मियां आई तो दिल्ली के लोग गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा बीमार होने लग गए। गर्मी की वजह से किसी को डायरिया हो जाता था तो कोई डिहाइड्रेशन की वजह से हर वक्त प्यास का शिकार रहता। हकीम साहब ने सोचा कि क्यों ना वो लोगों के लिए कोई ऐसा शरबत तैयार करें जो इन्हें शदीद गर्मी में तरोताजा रख सके। सो इसके लिए हकीम हाफिज ने मुख्तलिफ जड़ी बूटियां इकट्ठी की, फलों से रस निकाले और रूह अफ़ज़ा के नाम से एक शरबत तैयार किया। कहने को तो ये आम सा शरबत था, लेकिन लोगों को इसका जायका इतना शदीद पसंद आया कि हर तरफ इस शरबत की धूम मच गई। लोग दूर दराज के इलाकों से सिर्फ हकीम साहब से रूह अफ़ज़ा शरबत खरीदने के लिए आना शुरू हो गए। जब इन्होंने देखा कि इनका शरबत लोगों को इतना पसंद आ रहा है तो इन्होंने इसे मार्केट में सेल करने का फैसला किया। हकीम साहब पहले दिल्ली से बॉम्बे गए और वहां जाकर रूह अफ़ज़ा का लोगो प्रिंट करवाया और फिर इस शरबत को एक ब्रांड के तौर पर सेल करना शुरू कर दिया। लेकिन अफसोस 1922 में हकीम साहब की डेथ हो गई। इनकी डेथ के बाद इनके बेटों ने कारोबार को संभाल लिया। देखते ही देखते इसमें इतनी तरक्की हुई कि इन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्री बना ली। हकीम हाफिज के एक बेटे थे जिनका नाम हकीम मोहम्मद सईद था। ये भी अपने वालिद की तरह यूनानी तिब के माहिर थे। 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो ये कराची आ गए। यहाँ कर इन्होंने एक दवाखाना खोला और साथ ही रूह अफ़ज़ा भी बनाकर बेचने लगे। देखते ही देखते रूह अफ़ज़ा की डिमांड इतनी बढ़ गई कि हकीम सईद ने फैक्ट्री बनाने का फैसला कर लिया। आज हमदर्द ब्रांड की एक नहीं बल्कि कई फैक्ट्रियां हैं और ये शरबत दुनिया के 27 से ज्यादा ममालिक में भेजा जाता है। सबसे हैरानगी की बात यह है कि ये शरबत की बोतल हर साल 500 करोड़ रुपए जनरेट करती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आज मैं इस बड़े से कचरे के ढेर में कीमती चीजें ढूंढने वाला हूं और देखते हैं
मुझे क्या मिल सकता है। पर इससे पहले कि हम इस बड़े से कचरे के ढेर में ढूंढे, मैंने सोचा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घरों के कचरे से शुरू करने का। अभी सुबह के 5:55 हो रहे हैं और हम हैं बांद्रा में, जो कि मुंबई क्या इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इलाका है। और अभी हम खड़े हैं शाहरुख खान के घर के बाहर। पर इतनी सुबह हम इसलिए आ गए क्योंकि 8 बजे सारे कचरे वाले आके यहाँ से कचरा कलेक्ट करते हैं और उनसे पहले हमें डाका डालना है। भाई शाहरुख खान का कचरा है, उनको क्यों डाका डालने दो आज पहले। तो देखते हैं हमें शाहरुख खान के घर के बाहर आज कचरे में क्या मिल सकता है। भाई मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ और अगर मुझे उनका कुछ कचरा मिल जाए ना मैं रोने लग जाऊंगा। यहाँ पे उनके घर का बैक साइड है, वहाँ पे चेक करते हैं कचरा है कि नहीं। घर के बाहर इतनी सारी सिक्योरिटी कास्ट थी और हर जगह एक कैमरा लगा हुआ था। और यहाँ दूर दूर तक मुझे कहीं भी एक डस्टबिन नहीं दिख रहा है।